आज हम बात करेंगे संस्कृत ग्रामर की संधि की बात करेंगे, स्वर संधि या इसको अच संधि भी कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जो प्रोफेसर या टीचर से एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट होते हैं उनमें संस्कृत ग्रामर अक्सर पूछी जाती है। तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे संधि पहचानने की ट्रिक्स, जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि केवल ट्रिक्स जरूर नहीं होते हैं, बाकी रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। इसलिए पहले हम सीखेंगे उसकी परिभाषा, उदाहरण, मात्राओं से स्वर की पहचान करना, है ना। किसी व्यंजन में कौन सा स्वर छुपा हुआ है उसको हम कैसे पहचानेंगे ये हम देखेंगे। इसमें वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ये देखेंगे, जो कि संधि पहचानने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, ठीक है। और संधि करना और संधि विच्छेद करना, ये जो सारे टॉपिक है संधि वाले, ये सब हम इसमें कवर करेंगे ताकि आपको संधि पहचानने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आता है, इससे आपको जो यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, जिसे हम संधि कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है ना। स्वर संधि, या जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं इसको अच संधि भी कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। और संधि विच्छेद करना क्या होता है? संधि युक्त शब्द को फिर से उसके मूल रूप में परिवर्तित कर देना, है ना। यानी उसको अलग अलग कर देना, उसको विच्छेदित कर देना, उसको तोड़ देना, उसको कहते हैं संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद करने का कोई खास ट्रिक्स नहीं है। संधि विच्छेद करने के लिए आपको शब्दों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी होता है। किसी भी चीज़ के अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो एक शब्द से आपको 2 ऐसे शब्द बनाने पड़ेंगे जिनका दोनों का अपना अलग अलग मतलब निकलता हो। यही संधि विच्छेद करने का मुख्य नियम है। शुरू में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तो आप आसानी से संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वर संधि या अच संधि। तो 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से, ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। देखिए संस्कृत में जो स्वर संधि होती है उसमें प्रकारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, तो हम इसमें आप चाहे इसको प्रकार समझ सकते हैं या नियम समझ सकते हैं ना। जो मुख्य नियम होते हैं जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम इसमें नियम पढ़ेंगे, जो कि मुख्यतः 5 हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से प्रकार का वर्णन नहीं किया गया संधि में। हिंदी ग्रामर में संधि की जो स्वर संधि होती है उसको 5 प्रकार स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं, इसलिए हम इसको नियम मानेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसको प्रकार भी समझ सकते हैं। तो पहला जो नियम है या पहला प्रकार है उसे कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा या दीर्घ संधि। दूसरा है अदगुणः या गुण संधि। तीसरा है वृद्धि रेचि या वृद्धि संधि। चौथा है इकोस षणचि या यण संधि। और 5वां है हमारा इकोस वायवाह या आयादि संधि, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको हम थोड़ा पहले संधि करने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको संधि को करने में, उसको विच्छेद करने में और उसको पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए संस्कृत में जो होता है स्वर जो हैं वो 13 होते हैं। हम अभी संस्कृत में वर्णमाला की बात कर रहे हैं। स्वर संधि पढ़ने इसलिए स्वरों को ज्ञान हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक है। तो संस्कृत में स्वर जो हैं वो 13 होते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आ ई उ रा ऋषि वाला, ली आ ई उ ए ओ और रा ऋषि बड़ा वाला। ध्यान रखिए हिंदी में एक ही रा होता है, लेकिन संस्कृत में 2 होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। बड़े वाले में ये जो है 3 का उल्टा जो 3 होता है वो आपको मिला। इसका हालांकि यूज बहुत कम होता है, छोटे वाले का ज़्यादा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा अनुस्वर और विसर्ग। ये स्वर में काउंट नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये एक तरह के स्वर ही होते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। मुख्यतः जो है वो 13 स्वर होते हैं, ठीक है। हाँस स्वर होते हैं ये वाले आ ई उ री और ली, ठीक है। ये जो है हाँस स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं ये वाले, ठीक है। ये वाला भी दीर्घ ऋषि वाला होता है, छोटा वाला ये होता है, ठीक है। इसमें उल्टा 3 आपको नजर आ रहा होगा इधर, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मात्राओं से स्वर को पहचानना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग नए हैं या फिर जिनको कम ज्ञान है संस्कृत का, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, इसलिए वीडियो पूरा देखें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो देखिए छोटी मात्राओं क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया छोटे स्वर कौन से होते हैं, आ
ई, ऊ और ऋषि, ठीक है, ये छोटी मात्राएं होती हैं। लेकिन आपको व्यंजन में ये छुपी हुई मिलेंगी, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें कौन सी मात्रा छुपी हुई है, कौन सा स्वर छुपा हुआ। तो देखिए, कोई भी व्यंजन है अगर वो छोटा रूप में है तो उसमें आ जो है वो छुपा होता है, ठीक है। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो मतलब इसमें आ छुपा हुआ है। अगर छोटी की मात्रा है तो उसमें छोटी ई छुपी हुई है। अगर छोटा कु की मात्रा है, छोटा कु है अगर, या फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैंने केवल आपको उदाहरण के लिए ये बताया है। जैसे छोटा कु हो सकता है, छोटा खु हो सकता है, छोटा गु हो सकता है, छोटा गु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चू हो सकता है, जो भी आप समझ सकते हैं ना। तो अगर छोटा है तो इसमें मतलब है कि छोटा ऊ की मात्रा उसमें छुपी हुई है। और जो ऋषि होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है ना, जैसे कोई भी व्यंजन उसमें लास्ट में ऐसा, ठीक है, कु का जो उल्टा होता है वो लिख दिया जाए, तो इसमें ऋषि वाला जो है वो छुपा हुआ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे बड़े वाले में इस तरह से लिखे जाते हैं। का जो बड़ा आ जो होता है उसमें इस तरह की मात्रा होती है। हमने बचपन में पढ़ा होगा स्वरों की मात्राएं, छोटा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ा लेवल जो इसका हाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का है ये, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो देखिए, बड़ी ई जो है बड़ी की मात्रा के रूप में छुपी होती है। आप अगर बड़ी की मिलेगी किसी व्यंजन में तो आप समझ जाइए कि इसमें बड़ी ई छुपी हुई है। ऐसे ही कु में बड़ा ऊ, ए में ये ए की मात्रा होती है। अगर ए है ये छोटा वाला ए है, एक्चुअली मैं ये ए वाला है, इस तरह जो एक होता है ना, मैंने लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दी है। इसमें कोई मात्रा नहीं है। अगर ए छोटा है तो वो एक मात्रा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, के ऊपर एक मात्रा है, देखिए। और जो ये वाला ए होता है जिसमें एक बिंदी होती है, एक पाई होती है, ये दो मात्राओं के रूप में लिखा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। जिसमें ए में कोई मात्रा नहीं होती उसमें व्यंजन में हम एक मात्रा लगाते हैं, और जिसमें एक मात्रा होती है ए में उसमें हम व्यंजन के रूप में दो मात्राएं लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला है ये। ओ जो है को की मात्रा के रूप में छुपा होता है। आओ जो है कौ की। ऋषि जो है ये मैंने आपको बता दिया। और जो अंग है ये बिंदी यहाँ पे व्यंजन में बन जाती है। और विसर्ग जो है इसमें क्या होता है, लास्ट में व्यंजन में दो बिंदियां रख दी जाती हैं। तो आ इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं व्यंजन में छुपी होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जो मात्रा है वो किस स्वर को प्रदर्शित कर रही है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो नियम है, ठीक है, अकाह सवर्णे दीर्घा, उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पहले आपको संधि विच्छेद करना होगा, उसके बाद ही आप इसको पता कर पाएंगे। मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, लेकिन आपको नियम भी पता होने चाहिए। तो देखिए, पुस्तकालय का जैसे मैंने आपको बताया कि संधि विच्छेद करने का मेन नियम ये होता है कि आपको एक शब्द से दो ऐसे शब्द बनाने हैं जिसका अपने आप में खुद मतलब निकलता हो, दोनों स्वतंत्र हो अपने मतलब के लिए। तो मैंने इसमें दो पार्ट किए हैं, एक पुस्तक और एक आलय। दोनों का अपना अर्थ है। पुस्तक मतलब पुस्तक होता है और आलय मतलब होता है घर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे संधि विच्छेद में कैसे करनी है। अब देखिए, दो समान स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। ये होता है किसका, दीर्घ नियम, ठीक है। देखिए, दो समान स्वर कौन कौन से मिल रहे हैं ये मैं दिखाता हूं आपको, और आपको मैं साथ में वर्ण विच्छेद करना भी यहाँ पे बता देता हूं। तो देखिए, पुस्तक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा। पू क्या है, में पा है। जब कोई भी व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो लास्ट नीचे उसके हलंत लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो देखिए, पुस्तक में पा है, ठीक है, उसके बाद हलंत लगा दिया, मैंने हमने इसका स्वर निकाल दिया। और कौन सा स्वर निकाला हमने, ऊ, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊ है वो छोटा वाला होगा, मैंने बड़ा लिख दिया है, ठीक है। तो छोटा वाला ऊ है यहाँ, क्योंकि ये जो मात्रा है मैंने आपको बताया कि स्वर जो है वो छुपा होता है मात्राओं में, तो इसमें छोटा ऊ वाली मात्रा है तो यहाँ ऊ आ जाएगा। उसके बाद आधा सा है, ये देखिए, तो मैंने आधा सा लिख दिया है। उसके बाद ता में अगर हम व्यंजन अलग कर देंगे, स्वर अलग कर देंगे तो इस तरह से हलंत लगा के लिखा जाएगा। उसके बाद आ इसमें छुपा हुआ है तो आ हमने लिख दिया। फिर आता है का, ठीक है। अब का में क्या है, स्वर अलग कर देंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, और फिर लास्ट में लिख दें हम आ। ऐसे ही आलय, आलय में क्या है, आ खुद अपने आप में स्वर है, इसमें कुछ व्यंजन छुपा नहीं है ना, तो ये बड़ा आ हमने लिख दिया। उसके बाद ला आता है, इसमें क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि छुपे हुए होते स्वर, है ना। तो अगर हम इसको अलग कर देंगे तो ला हलंत के साथ आ जाएगा, और उसके बाद आएगा आ। फिर यहाँ में क्या छुपा हुआ है, देखिए विसर्ग वाला है ना, लास्ट में भी पढ़ा था, ये छुपा हुआ होता है बिंदी के रूप में। तो हमने यह लिख दिया हलंत लगा के और इसको अलग कर दिया। अब देखिए, जैसे मैंने बताया दो समान स्वर मिलकर, स्वर जो होंगे वो समान होंगे। तो इसमें कौन कौन से स्वर समान है, देखिए
पुस्तक में जब हमने संधि विच्छेद किया तो देखिए पुस्तक का जो लास्ट वाला वर्ण है इसमें क्या छुपा हुआ है, ये रेड कलर से मैंने लिखा है आ, ठीक है। और आलय में क्या है, बड़ा आ, शुरू में मैंने लिखा है। तो पुस्तक का संधि विच्छेद करने पे हमें मिलते हैं छोटा आ और बड़ा आ, यानी कि स्वर जो है वो समान है और बाद में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए यहाँ पे का जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। पहले यहाँ पुस्तक क्या थी, का छोटा था, आ जो है वो छोटा था, लेकिन पुस्तकालय बनने के बाद आ बड़ा हो जाता है, यानी दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे ही दीर्घ नियम कहते हैं। तो ये बन गया हमारा पुस्तकालय, है ना, ये बड़ा हो गया यहाँ पे जो स्वर था। अब कुछ और उदाहरण देख ली ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रवि, ऐसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे जब आप रवि का, तो लास्ट में आपको मिलेगा छोटा ई। छोटी वी की मात्रा मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, कैसे स्वर छुपा होता है। तो ई और यहाँ भी ई है, यानी समान स्वर है और मिलके बड़ी ई बना देंगे, ठीक है। तो ये जो मात्रा है ये किसकी है, बड़ी ई की मात्रा है ना। ये वाली जो बड़ी ई की मात्रा होती है और इधर से जो लगती है वो छोटी ई की मात्रा होती है। तो दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बना रहा है, यानी यहाँ भी दीर्घ संधि, ठीक है। अभी देखिए सतीश प्लस ईस, इसमें दो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, समान स्वर हैं, ये भी मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ नियम जो हमारा लगेगा। अब देखिए ये हमने समान स्वर वाले पढ़ लिए, अब र वाला पढ़िए। इसमें भी क्या है, मैंने आपको बताया ये मात्रा किसकी होती है, ऋषि की होती है। तो यहाँ भी ऋषि है और तृणम में भी ऋषि है। पितृ ऋणम में क्या है, ऋषि, समान स्वर है दोनों री और मिलकर ये बड़ा बना रहे हैं, तो पितृणम है ना। तो इस तरह से आप जो है संधि विच्छेद करके आराम से पता कर सकते हैं। और संधि विच्छेद करने का नियम भी मैंने बताया, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, शब्दों का ज्ञान लीजिए। जैसे मैंने पितृणम का संधि विच्छेद किया, दो अलग अलग हमें मतलब निकलने चाहिए। तो पितृ हमने बना लिया और ऋणम, ऋणम मतलब होता है उधार लेना, पितृ मतलब पिता, ठीक है। दोनों का अपना मतलब निकलना चाहिए, ऐसे हमें संधि विच्छेद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता आद्गुणा है या गुण संधि या गुण नियम, है ना। मैंने बताया कि संस्कृत में प्रकारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है, तो आप इसको नियम भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, संधि विच्छेद हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद संधि विच्छेद करने पर यदि पहले मतलब जो प्रथम हमारा पद होता है मिलता है जो हमें, उसमें लास्ट में आ के बाद ई या ई आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है मैं अभी आपको उदाहरण से समझाऊंगा, पहले आप नियम जान लें। संधि में यदि आ के बाद क्या आ रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो वो ओ बन जाता है। संधि में प्रथम पद के बाद द्वितीय पद में यदि क्या आए, ऋषि आ रहा है तो वो आर में परिवर्तित हो जाता है। अब चलिए सबके हम एक एक उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला वाला है ना, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। हमें शब्द दिया सुरेंद्र में, बताइए कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद के लिए दो हमने अर्थपूर्ण शब्द अलग किए, पहला सुर अलग किया और दूसरा इंद्र, सुरेंद्र, है ना। अब देखिए सुर में क्या आ रहा है, सुर का जब वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा क्या, आ मिलेगा, ठीक है। आ इंद्र में क्या मिलेगा, ई। तो नियम पहला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कि जब संधि में आ के बाद ई आए तो क्या होता है, जो आ होता है वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा सुर, ठीक है, सुर तक लिखा और जो ये ई था ये परिवर्तित किस में हो गया, ए में। तो क्या हो जाएगा, और ए को हमने आपको बताया था कि ए जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है, व्यंजन के ऊपर एक पाई लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक पाई लग गई, ठीक है। तो क्या हुआ, सुरेंद्र हो गया, एक पाई लगी, यानी यहाँ पे छोटा ए है। ऐसे ही महा प्लस उदय, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा में वर्ण विच्छेद करेंगे तो आएगा प्रथम पद में बड़ा आ, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा और ऊ। तो दूसरा नियम यहाँ पे लग जाएगा, यदि आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। जो ये होगा दूसरा वाला है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, बड़ा ओ में। तो देखिए महा हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया महा, उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऊ था वो ओ में परिवर्तित हो गया। तो हमने क्या लगा दिया, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा छुप कर कैसे दिखती है, इस टाइप की। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, स्वर कौन सा छुपा हुआ है, ओ, महोदय, और फिर लास्ट में हमने दया जो है रख दिया वैसे ही, ठीक है। तो ये हो गया महोदया। ऐसे महा प्लस ऋषि में भी प्रथम पद में लास्ट में आ रहा आ और ऋषि आपको दिख ही रहा है। तो अगर लास्ट में आ के बाद क्या आ जाए, ऋषि आ जाए तो यह अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे अर में परिवर्तित हो गया, ये देखिए हमने पहले क्या लिखा, महा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे महा, ठीक है। और लास्ट में इसमें जोड़ेंगे अब हम अर जोड़ दिया और जो अर जो होता है ये ऊपर लग जाता है ऐसा,
ऋषि वाला, तो ये हो गया महर्षि ही। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि रेचि या वृद्धि संधि। देखिए इसमें नियम क्या है, बेसिकली यदि आ के बाद ए या ए आए तो बड़ा ए हो जाता है। ध्यान रखिए, छोटा ए या बड़ा ए आए, प्रथम पद के बाद दूसरे पद में ए या हो, छोटा हो वाला हो या बड़ा वाला हो, तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो छोटा या बड़ा होगा ये पूर्णतः बड़े ए में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, कि यदि प्रथम पद के आ या आ के बाद ओ या ओ आए, दोनों में से कोई भी आए, तो ये जो दूसरा पद वाला है ये औ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा, चलिए देखते हैं उदाहरण से। देखिए सदैव, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसका आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे, तो वो शब्द हैं सदा प्लस एव। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे शब्दों की तो आप आसानी से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे सदा का, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, लास्ट में हमें मिलेगा आ। ठीक है, एव का करेंगे तो ये प्रथम में मिलेगा ए। ठीक है, तो देखिए हमें मिला आ, ये हमारा नियम क्या कहता है, आ के बाद तो प्रथम में हमें आ मिल गया, आ के बाद छोटा ए या बड़ा हो तो हमें छोटा ए मिल गया, तो क्या हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है। और बड़ा ए को हम कैसे लिखते हैं, स्वर के व्यंजन के ऊपर दो मात्राओं के रूप में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। तो ये हो गया सदैव, दो मात्राओं के रूप में हमने लिख दिया। ये क्या हो गया, ए का ए में परिवर्तन हो गया, तो ये बन गया सदैव। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण दे देखिए आप, एक प्लस एकम। ठीक है, एक एकम, एक एकम मतलब जो हमेशा एक हो, ठीक है, उसे एक एकम कहते हैं। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद में आपको मिलेगा ए, दूसरे पद में ए आप देख ही रहे हैं, तो ये फिर से मिल जाएगा ए, और ए जो है वो दो मात्राओं के रूप में लिखा जाता है, तो हमने यहाँ दो मात्राएं लगा दी, एक एकम हो गया ये। तीसरा उदाहरण देखिए, जल प्लस ओघा, जलौघा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले में आ रहा है आ, दूसरे में आएगा ओ, और ये बन जाएगा क्या, आओ। जैसे कि मैंने आपको दूसरे नियम बताएगा, प्रथम पद के आ के बाद चाहे छोटा ओ आए चाहे बड़ा ओ आए, वो बड़ा ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जलौघ हो गया, ये जल हमने लिखा, उसके बाद जो है औ की मात्रा लगाई दो, और बाद में हमने ये जो है लिख दिया चुपचाप, तो जलौघ हो गया। अब आता है इकोषणचि या यण संधि। इसका नियम क्या है, अब देखिए आ का सिस्टम खत्म हो गया, नहीं प्रथम पद में अब आ नहीं आएगा, अब ई आएगा। ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आने पर ई जो है ये इसका या हो जाता है, यानी जो प्रथम पद की ई है वो परिवर्तित किस में हो जाएगी, या में हो जाएगी। कैसी होगी अभी हम देखेंगे, अभी आप नियम देख पढ़ ले पहले। ठीक है, यदि प्रथम पद के ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अलग स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वाह हो जाता है ये। ठीक है, और प्रथम पद के अगर ऋषि के बाद कोई अलग स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, रा हो जाता है। चलिए एक एक करके एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आया हमारे पास एक शब्द अत्युत्तम। ठीक है, अत्युत्तम। अब अत्युत्तम को हमने दो जो है अर्धपूर्ण शब्द में विघटित कर दिया, तो इसका हुआ अति प्लस उत्तम। ठीक है, अब देखिए अति का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा ई। ठीक है, कैसे होगा वर्ण विच्छेद, पहले हम लिखेंगे आ, फिर ता जो है वो एक व्यंजन है तो उसको हम ता लिखेंगे, लास्ट में हलंत लगाएंगे, प्लस इसमें जो स्वर छुपा हुआ है उसको अलग कर देंगे। तो छोटी ती मतलब ये ती की मात्रा छोटी ती की, तो हमें यहाँ पे ई अलग करके लिख दिया, हमें मिला ई, और उसके बाद हमें मिला ऊ। उत्तम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह वर्ण विच्छेद इसका होगा, इसमें शुरू में मिलेगा हमें ऊ। तो क्या है देखिए नियम पहला हमारा, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई अलग स्वर है तो देखिए यहाँ पे ई था और ऊ दोनों अलग अलग स्वर हैं, समान स्वर नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। अब जो ये ई थी, ये पहले वाली ये वाली ई जो कि हमें प्रथम पद के लास्ट मिली थी, या में परिवर्तित हो जाएगी। तो कैसे बना शब्द एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ से क्या लिया, अति, अति को हमने परिवर्तित कर दिया या में। तो देखिए आ हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा ता, यहाँ पे ता था, उसके बाद जो ये ई वाली मात्रा थी इसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया, या में। तो ये देखिए या लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या था, ऊ लिखा हुआ था, तो छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की हमने मात्रा लगा दी। उसके बाद फिर इसमें ता, आधा ता था तो हमने आधा ता लिख दिया, फिर ता था तो इसमें हमने ता लगा दिया, प्लस इसका जो स्वर था वो इसमें मिल जाएगा, तो ये पूरा ता बन जाएगा, और लास्ट में माँ था, हमने माँ लिख दिया। तो इस तरह पूरा अत्युत्तम शब्द बन गया। ऐसे ही दूसरा नियम देखते हैं, ऊ या ऊ के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो उसमें क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। देखिए यहाँ सुस्वागतम, स्वागतम। ठीक है, अब स्वागतम से हमने सु और आगतम अलग कर लिए, दो अर्थपूर्ण शब्द।
अब सु में क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट पहले आएगा उ और फिर प्रथम में है आ, यानी दोनों जो है स्वर जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अगर उ के बाद कोई अलग स्वर आए तो उसका वाह हो जाता है। तो जी ये उ है, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वाह में। तो देखिए हमने क्या लिखा, स लिखा, उसके बाद ये वाह में परिवर्तित हो गया। ये जो उ था इसमें जो उ छुपा हुआ था वो वाह में परिवर्तित हो गया, तो ये वाह हो गया, स्वागतम। उसके बाद बड़ा आ था, बड़ा आ हमने इसके साथ मिला के लिख गया तो इसमें छुप गया, बड़ा वाह हो गया ये। फिर उसके बाद गतम हमने वैसे ही उतार दिया तो बन गया शब्द स्वागतम। पितृप्रच्छ आदेशा बराबर पित्रादेशा। ठीक है, पित्रादेशा को हमने पितृप्रच्छ आदेशा लिख दिया। ठीक है, इसमें प्रथम में क्या आ रहा है, ऋषि आ रहा है। ऋषि के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है, यानी ये स्वर जो है अलग है र से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा र हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा आ है, तो पित्रादेशा शब्द बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो को मेरी 3-4 बार देखेंगे आप तो बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे और आपको लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगी। अब हमारा जो आखिरी नियम है या प्रकार है वो है एचोस्यवायवः या अयादि संधि। इसके रूल्स देख लीजिए। प्रथम पद के ए या के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, आय। छोटा ए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, छोटा ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा। बड़ा ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक मात्रा जुड़ जाएगी यानी आ जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे अय हो रहा था, यहाँ पे आय हो जाएगा। फिर ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो अब हो जाता है और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो जाए तो आव हो जाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं इसको। पहला उदाहरण देखते हैं, नयनम। नयनम का हम विच्छेद करेंगे तो ने हो जाएगा प्लस अनम। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं छोटा ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो जो छोटा ए है ये कैसे बना हुआ है, देखिए छोटा ए जो है उसमें क्या छुपा हुआ है, ए। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटा ए में ए छुपा हुआ है, छोटा वाला अनम। अनम जो है क्या है, आ है। तो जैसे हमने नियम पढ़ा कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है आ, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे अय में, एक बार इसको अच्छे समझ लीजिए। हमने सबसे पहले लिखा शुरू वाला ना। ठीक है, ये बन गया ना कैसे लिखेंगे, स्वर के अलावा अगर स्वर अलग कर रहे हैं तो हलंत लगा के। ठीक है, तो ये हमने न लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जो ये था ए, ठीक है, इसके बाद जो ए था ये किस में परिवर्तित हो गया है, आय में, तो हमने लिख दिया आय यहाँ पर। ठीक है, हलंत लगा रहे हैं कि उसकी हमने इसको स्वर अभी नहीं लगाया है। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा ये वाला आपका आ। ठीक है, उसके बाद न लिखा हमने बिना स्वर के तो हलंत लगा के, उसके बाद इसमें आ छुपा हुआ वो लिखा हमने और लास्ट में लगा दिया माँ। तो इन शब्दों को जब पूरा मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा नयनम। इस तरह से ये नियम लागू होता है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा नियम लेते हैं। अगर बड़ा ए आए तो क्या हो जाएगा, आय। तो बड़ा ए जो है तो नायक। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं नायक। अब नायक का जब हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो आएगा नय प्लस अकह। ठीक है, नायका। इसमें क्या छुपा हुआ है, बड़ा ए छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया है 2 मात्राएं अगर लिखी हुई हैं तो बड़ा ए जो है स्वर उसमें छुपा होता है, तो हमने इसको अलग कर लिया। प्लस बड़ा ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो रहा है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द जब इसको हम आप लिखेंगे तो बन जाएगा नायक। ऐसे ही पो यानी ओ के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आए तो उसको क्या बन जाता है, अब बन जाता है। ठीक है, तो देखिए पवनम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो यानी ओ छुपा हुआ है प्लस अनम यानी आ, यानी ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है यानी अब हो जाएगा ये। ऐसे ही आओ, यहाँ पे जो भावुका का आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भाव प्लस उका। ठीक है, अब भाव में क्या है, औ छुपा है प्लस उ है यानी औ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है, आव को हम मात्रा के साथ इस तरह से लिखेंगे, जब उ जुड़ जाएगा आव में तो आवु हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा भावुका। तो कुल मिला के ये नियम थे। अब चलिए हम ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा समझते हैं कि अगर हमें जल्दी है, हमारे पास समय की कमी है तो हम संधि को कैसे पहचान सकते हैं। तो ट्रिक्स देखते हैं अब। तो देखिए विच्छेद करने पर समान स्वर है अगर और बीच का वर्ण बड़ा हो रहा है तो दीर्घ नियम लगेगा यानी दीर्घ संधि होगी उसमें, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। मेन तो हमें पहचानना है ना कि स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है क्या है। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि स्वर के किस प्रकार है। उसके बाद जब आपको स्वर का प्रकार पता चल जाए तो समझ लीजिए कि उसमें स्वर संधि है।
ठीक है। तो यदि बीज का वर्ण समान है, संधि विच्छेद हमने किया, बीज का वर्ण समान मिला, हमने जैसे पुस्तकालय हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, बीज के वर्ण यहाँ भी आ था और यहाँ भी आ था, आलय में भी आ था, यानी बीज के वर्ण क्या थे, समान थे और दीर्घ हो रहे थे। वो देखिए पुस्तकालय, यहाँ पे जो का था वो बड़ा हुआ था यानी दीर्घ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। और उसमें क्या होता है, इसमें केवल आ ई उ जो कोई भी शब्द है अगर, है ना, इसमें बीच में किसका प्रयोग होता है, किन स्वरों का होता है, या तो बीच में आपका आ होगा या फिर ई होगी या मात्रा ई वाली, है ना, बड़ा ऊ होगा या ऋषि होगा, इनका ही इसमें प्रयोग होता है। अगर इसके अलावा कोई अन्य शब्द जुड़ा हुआ है तो उसमें चांस है कि उसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। अब देखिए यदि आ के बाद, यदि आ हमने संधि विच्छेद किया है ना और पहला वर्ण हमें मिला आ, यदि आ के बाद ये शब्द आ रहे हैं ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि और ली, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, गुण नियम लगेगा या गुण स्वर संधि होगी उसमें। जैसे सुरेंद्र का हमने देखा था, सुर का में क्या था, आ था, उसके बाद क्या आ गया, ई हो गया और इसका ए हो गया था, फिर दोनों मिलके, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर आ के बाद ई आ रहा है आपको तो बस आप टिक लगा दीजिए कि गुण स्वर संधि होगी। और उसके उत्तर पद में यानी कि बाद वाले पद में ए ओ औ का प्रयोग नहीं होता है। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो गुण संधि होगी उसमें यहाँ पर आपको उत्तर पद में ये शब्द नहीं मिलेंगे, ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ औ, ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे। अगर ये शब्द हैं मतलब गुण स्वर संधि उसमें नहीं होगी। आगे बढ़िए, यदि आ के बाद अगर हमने विच्छेद किया, ठीक है, पहले में हमें क्या मिला, आ, पहले वाले में यानी यहाँ पर एक में, एक एकम जो हमने देखा था, छोटा ए, बड़ा ए, है ना, ये छोटा ए है, ओ आओ आए तो वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था, उत्तर पद में ए आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे कौन सी संधि थी, वृद्धि संधि थी, ठीक है। तो क्या होता है, यदि आ के बाद छोटा ए, बड़ा ए, ओ आओ आए तो वृद्धि संधि होगी। फिर अगला क्या था, यदि पहला विच्छेद ई या ऊ हो, अगर हमने संधि विच्छेद किया और प्रथम पद में स्वर कौन सा छुपा हुआ है, ई या ऊ है, तो इसमें क्या होता है, यण संधि होगी, है ना। जैसे हमने सु का किया था ना, स्वागतम का, तो हमने विच्छेद किया तो क्या आया था, सु, यानी इसमें क्या है, ऊ है, तो प्रथम पद यदि ऊ या ई है तो इसमें क्या होगा, यण संधि होगी। और लास्ट वाला हमारा यानी कि ये वाली संधि आयादी, है ना। तो यदि पहला विच्छेद करने के बाद जो पहला पद है उसमें ए ओ, ए छोटा ए, बड़ा ए, ओ आ रहा है तो इसमें आयादी संधि होगी। तो ये बड़ा मतलब आप जल्दी से इसको देख के आराम से संधि को पहचान सकते हैं, ये ट्रिक्स थी इसकी, है ना। जैसे मैंने बताया नायका हमने संधि विच्छेद किया तो यहाँ पे क्या था, बड़ा ए छुपा हुआ था, तो जैसे ही हमने देखा कि बड़ा ए छुपा है तो आप आराम से टिक कर दीजिए कि आयादी संधि है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी चाहते हैं संस्कृत की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं तो मैं आपको लिए बनाऊंगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर।